हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाईटी स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में। पर एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने से पहले हम हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। हिस्ट्री को हिंदी में इतिहास बोला जाता है और इतिहास का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो होता है इति प्लस हास। इति का मतलब अतीत यानी कि बीता हुआ समय, और हास का मतलब घटना यानी कि बीते हुए समय की घटनाएं, बीते हुए समय की कहानियाँ। इसीलिए इसको बोलते हैं इतिहास, हिस्ट्री। इस वीडियो में हम इंडिया के हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं, ये जान लेते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थ, सन, स्टार्स वगैरह कैसे आई ब्रह्मांड के ऊपर। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग आज से 15 बिलियन साल पहले एक विशाल आग का गोला हुआ करता था, जिसमें आग बढ़ता गया, एनर्जी बढ़ता गया, एनर्जी प्रोड्यूस होता गया, और एक समय आया जिस दिन उस बड़ा विशाल आग के गोले में विस्फोट हो गया और उसमें से बहुत सारे गैलेक्सीज निकल के आ गए, जिसमें से एक हमारा खुद का गैलेक्सी है जिसको मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है, जिसको हिंदी में मंदाकिनी भी बोला जाता है। और उसी गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम आ गए, और एक हमारा सोलर सिस्टम भी है जिसके अंदर एक सन है और 8 प्लेनेट्स उस सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें से एक प्लेनेट है हमारा अर्थ। इस थ्योरी को नाम दिया गया द बिग बैंग थ्योरी। हिंदी में इसको बिग बैंग सिद्धांत भी बोला जाता है। ओरिजिन ऑफ अर्थ यानी कि अर्थ की उत्पत्ति आज से 4.6 बिलियन ईयर्स अगो यानी कि 4.6 बिलियन साल पहले अर्थ की उत्पत्ति हुई थी, और आज से 3.5 बिलियन साल पहले अर्थ में जीवन की उत्पत्ति हुई थी, मतलब लाइफ आया था अर्थ के ऊपर। और आज से 45 लाख साल पहले अर्थ में ह्यूमन लाइफ आया था, जो कि आधे बंदर थे। अब हम ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि मानव कैसे कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। आज से लगभग 2 करोड़ साल पहले एक प्रजाति हुआ करता था जो कि पूरा बंदर था, जिसको बोला जाता है अभी एस्ट्रोलोपिथिकस एफरेंसिस। कुछ लाख साल बाद एस्ट्रोलोपिथिकस एफरेंसिस ट्रांसफॉर्म हो गए होमो हैबिलिस में। होमो हैबिलिस भी एक प्रजाति हुआ करता था। होमो हैबिलिस भी लगभग पूरा बंदर की तरह ही दिखता था। उसके बाद कुछ लाखों साल लग गए, ये ट्रांसफॉर्म हो गए होमो इरेक्टस में। होमो हैबिलिस ट्रांसफॉर्म हो गए होमो इरेक्टस में। ये थोड़ा थोड़ा मानव की तरह दिखने लग गया था। होमो इरेक्टस का फेस भी थोड़ा अंदर चल गया था, बंदर वाला फेस भी दिखना बंद हो गया था थोड़ा थोड़ा, और शरीर से बाल भी कम हो गए थे। कुछ लाखों साल बाद ये ट्रांसफॉर्म हो गए होमो नेanderthalensis में, जो कि मानव की तरह दिखने लग गया था, और शरीर से थोड़े और बाल कम हो गए थे, और बंदर वाला फेस भी कम हो गया था। कुछ लाखों साल बाद ये भी ट्रांसफॉर्म हो गए होमो सेपियंस में, जो कि काफ़ी हद तक मानव दिखने लग गया था, इंसान दिखने लग गया था। शरीर से बहुत हद तक बाल कम हो गए थे, और बंदर वाला फेस भी पूरा अंदर चल गया था। और होमो सेपियंस आज से लगभग 40,000 30,000 साल पहले हुआ करते थे। और होमो सेपियंस जिस समय पे थे इस धरती पे, उस समय पे होमो सेपियंस भी हुआ करते थे और बंदर भी हुआ करते थे। एग्जाम्पल में रामायण, जो कि आज से 9 से 10,000 साल पहले की बात है, जहाँ पे भगवान श्री राम और काफ़ी लोग इंसान बन चुके थे, और वानर सेना जो कि बंदर ही थे उस समय पे, आधे बंदर थे। तो उस समय पे इंसान भी थे, होमो सेपियंस भी थे और बंदर भी थे। हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हिस्ट्री के फादर कौन है, हिस्ट्री के पिता किसको कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोट्स को कहा जाता है। इतिहास के पिता, इतिहास के जनक हेरोडोट्स को कहा जाता है, जिन्होंने एक बुक लिखा था, एक किताब लिखा था, जिस किताब का नाम है हिस्टोरिका। इस बुक से हमें काफ़ी सारे देशों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जिनसे हमें इंडिया के इतिहास के बारे में भी कुछ जानकारी मिलती है। हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है हमारा एंशियंट हिस्ट्री, जिसको हिंदी में प्राचीन इतिहास बोला जाता है, और दूसरा है मेडिवल हिस्ट्री, जिसको मध्यकालीन इतिहास बोला जाता है, और तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको आधुनिक इतिहास बोला जाता है। इस वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, और एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म होने के बाद हम मेडिवल हिस्ट्री के बारे में भी वीडियो लाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एंशियंट हिस्ट्री।
एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को हिंदी में बोला जाता है प्राचीन भारत का इतिहास, और इस हिस्ट्री में ज़्यादातर हिंदू शासक ही राज किए। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बाद हम मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मुस्लिम शासक आए थे और वो राज कर रहे थे, पर एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हिंदू शासक राज करते हैं। और अब हम देख लेते हैं एंशियंट हिस्ट्री के सोर्सेस कि एंशियंट हिस्ट्री के टाइम पे लोग कैसे कैसे रहते थे, कैसे वो अपना व्यापार चलाते थे, कैसे घर चलाते थे। हमें इस सब के बारे में कैसे पता चला, इसके बारे में हम देख लेते हैं सोर्सेस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। आप लोग इस इमेज पे देख सकते हो पुराने घर वगैरह मिले, पुराने ईंटें वगैरह मिले, महल वगैरह मिले। उन ईंटों को डिकोड किया गया और पता लगाया गया कि ये ईंटें आज से कितने हजार साल पहले की ईंटें हैं। और कुछ वेद वगैरह लिखे मिले, उन्हें पढ़ के पता लगाया गया कि इतिहास में क्या क्या हुआ था। और कुछ टूल्स वगैरह मिले, सिक्के वगैरह मिले, कुछ आकृतियाँ वगैरह मिली, कुछ मूर्तियाँ वगैरह भी मिली, कुछ मकान वगैरह मिले, टूल्स वगैरह मिले। उन्हें डिकोड करके पता लगाया गया, अंदाज़ा लगाया गया कि आज से इतने हजार साल पहले लोग ऐसे रहते थे, घर वगैरह कैसे चलाते थे, ये सब पता लगाया गया। सोर्सेस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है लिटरेरी सोर्स, जिसका मतलब होता है साहित्यक यानी कि लिखा हुआ, और एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस यानी कि कुछ सिक्के वगैरह मिले, कुछ घर वगैरह मिले, इनसे पता लगाया गया। और लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे कि लिटरेरी सोर्स का वैदिक लिटरेचर का मतलब कुछ वेद मिले, कुछ वेद लिखे हुए मिले, संस्कृत भाषा में लिखे हुए मिले, पाली भाषा में लिखे हुए मिले। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। आप लोग स्क्रीन में नीचे देख सकते हो कुछ वेद लिखे हुए मिले, संस्कृत भाषा में लिखे हुए, और भी कई भाषाओं में लिखे हुए मिले। इन वेदों को डिकोड किया गया, पढ़ा गया और पता लगाया गया इतिहास के बारे में। आप लोग ये अलग अलग वेद देख सकते हो जो कि अलग अलग भाषाओं में लिखे गए, ज़्यादातर संस्कृत भाषा में लिखे गए। उसके बाद है हमारा पुराण्स एंड एपिक्स। पुराण का मतलब कुछ पुराण्स लिखे गए जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। और एपिक्स का मतलब होता है महाकाव्य, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया। महाभारत और रामायण लिखे हुए मिले, जो कि आज टीवी वगैरह पे दिया जाता है। महाभारत और रामायण, उन्हें हम देख के जानते हैं कि महाभारत में क्या क्या हुआ था और रामायण में क्या क्या हुआ था। पर ये सब पता कैसे चला कि रामायण में क्या हुआ था, महाभारत में क्या हुआ था। ये रामायण और महाभारत लिखे हुए मिले। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत काल का युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ था, अर्थात 5155 वर्ष पूर्व, यानी कि 3137 ईसा पूर्व मतलब 3137 BC में महाभारत काल का युद्ध हुआ था। अगर आप लोग को BC और AD का मतलब नहीं पता है तो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाके देख लो, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है उस वीडियो का। अगर आप लोगों को AD और BC के बारे में पता नहीं रहेगा तो हिस्ट्री पढ़ने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। 3137 BC में महाभारत का युद्ध हुआ था। अगर उसको आज के डेट से जोड़ा जाए तो आज से 5155 वर्ष 5155 ईयर्स पहले हुआ था महाभारत का युद्ध। नए शोधानुसार रामायण काल को लगभग 7323 ईसा पूर्व अर्थात आज से लगभग 9341 वर्ष पूर्व का बताया गया है, जबकि भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व चैत्र मास की नवमी को हुआ था। यानी कि कंफर्म डेट नहीं बताया गया है रामायण काल का युद्ध और महाभारत काल का युद्ध का। सिर्फ अंदाजा लगाया जाता है कि रामायण का युद्ध आज से इतने हजार साल पहले हुआ था, महाभारत का युद्ध आज से इतने हजार साल पहले हुआ था। सिर्फ रिसर्चरों के द्वारा और लोगों के द्वारा सिर्फ अंदाजा लगाया जाता है। उसके बाद है बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर, यानी कि बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के कुछ ग्रंथ लिखे। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो संस्कृत भाषा में रचित बौद्ध धर्म ग्रंथ, यानी कि
संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे मिले, बहुत सारे ग्रंथ लिखे मिले बौद्ध धर्म के। संस्कृत भाषा में भी मिले और कई भाषा में भी लिखे हुए मिले, और पाली भाषा में भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे हुए मिले। और उन बौद्ध धर्म के ग्रंथों से भी हमें इतिहास के बारे में कुछ जानकारियां मिलती है। और जैन धर्म के भी कुछ ग्रंथ लिखे हुए पाए गए, उससे भी हमें कुछ इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद है संगम लिटरेचर और अदर लिटरेचर, और साथ ही फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन अकाउंट्स का मतलब कुछ विदेश से यात्री आए थे, विदेश से कुछ लोग घूमने आए थे भारत में। उन्होंने यहाँ पे देखा कि लोग कैसे कैसे रह रहे हैं, कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और अपने देश गए और कुछ किताबें लिखे हमारे देश के बारे में, और उनसे भी हमें कुछ जानकारी मिलती है। लिटरेरी सोर्स के बाद है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मतलब है कुछ ऐसे तत्व मिले, कुछ सिक्के वगैरह मिले, कुछ पुराने घर वगैरह मिले, ईंटें वगैरह मिले, जिनसे हमें पता चला इतिहास के बारे में। उन्हें डिकोड किया गया और पता लगाया गया कि ये कितने हजार साल पहले की है, कितने हजार साल पहले की ये सिक्के वगैरह, घर वगैरह, ईंटें वगैरह है। और उनसे हमें अंदाज़ा मिला, अंदाज़ा लगाया गया कि लोग ऐसे रहते थे इतने हजार साल पहले, ऐसे घर वगैरह बना रखे थे। पहला पॉइंट पे है इंस्क्रिप्शन और दूसरा पॉइंट पे है कोइंस। कुछ कोइंस मिले, पुराने ज़माने के कोइंस मिले, उन्हें डिकोड करके पता लगाया गया कि ये कोइंस इतने हजार साल पहले के हैं। उसके बाद है आर्कियोलॉजिकल मोनूमेंट्स, एक्सकवेशंस एंड एक्सप्लोरेशंस। इसका मतलब कुछ घर वगैरह मिले, कुछ पुराने मोन्यूमेंट्स, एक्सकवेशंस, एक्सप्लोरेशन वगैरह मिले, कुछ पुराने ईंटें वगैरह मिले, जिनसे हमें पता चला कि आज से इतने हजार साल पहले लोग ऐसे घर वगैरह बनाते थे, ऐसे ईंटें वगैरह के घर बनाते थे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि इसका पार्ट 2 आप लोगों को जल्दी ही मिल सके। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला टॉपिक आता है प्री हिस्टोरिक एज। इसको स्टोन एज भी बोला जाता है, क्योंकि इस समय के लोग पत्थरों का इस्तेमाल ज़्यादातर करते थे। और इसको प्री हिस्टोरिक एज को हिंदी में प्रागैतिहासिक काल बोला जाता है। और प्री हिस्टोरिक एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला है पैलियोलिथिक एज, और दूसरा है मीसोलिथिक एज, और तीसरा नियोलिथिक एज। पहले हम देख लेते हैं पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज को हिंदी में पूरा पाषाण काल बोला जाता है, और इसको ओल्ड स्टोन एज भी बोला जाता है। ये चला था 500,000 से 10,000 BC तक। 500,000 BC से 10,000 BC तक पूरा पाषाण काल चला था। और इसी काल के बीच में होमोसेपियंस रहा करते थे। और खोज करने पे मद्रास से हाथ की कुल्हाड़ी पाई गई, जो कि पत्थर की थी। अब हम इस समय के, इस काल के लोगों के बारे में जान लेते हैं कि कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे। इस समय के इंसान आदि मानव इंसान थे, जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करते थे, कपड़ा वगैरह पहनने नहीं जानते थे, कपड़े का इस्तेमाल नहीं जानते थे। उस समय कपड़ा का उत्पत्ति नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय के इंसानों का दिमाग उतना डेवलप नहीं हुआ था। सिर्फ इतना जानते थे कि भूख लगती थी और जानवरों का शिकार करके भूख मिटा लिया करते थे, या पेड़ पौधे से फल वगैरह तोड़ के खा लिया करते थे और भूख मिटा लिया करते थे। पत्थरों का हथियार बनाया करते थे और उसी से जानवरों का शिकार किया करते थे। उस समय के लोगों को सोना चांदी, पैसा वगैरह सबके, करेंसी वगैरह सबके बारे में कुछ पता नहीं था। खास बात यह है कि इस समय के लोगों ने आग का आविष्कार कर लिया था। आपको पता होगा कि आग का आविष्कार पत्थर के टकराने से हुआ था। 1-2 आदि मानव 2 पत्थर को एक दूसरे में रगड़ रहे थे और उसी से चिंगारी निकल के आग का आविष्कार हुआ। आग का आविष्कार इन्होंने कर लिया था, परंतु आग का सही इस्तेमाल नहीं करना जानते थे। ये नहीं पता था कि हम भोजन को शिकार किए हुए मांसों को पका के खा सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है मीसोलिथिक एज। मीसोलिथिक एज को हिंदी में मध्य पाषाण काल बोला जाता है और इसको मिडिल स्टोन एज भी बोला जाता है। मध्य पाषाण काल 10,000 BC से 8,000 या 7,000 BC तक चला था। मतलब कि पूरा कंफर्म नहीं है कि 8,000 BC तक ही चला था। कई रिसर्चर कहते हैं कि 10,000 से 8,000 BC तक चला था, और कई रिसर्चर कहते हैं 7,000 BC तक चला था, और कई रिसर्चर ये भी कहते हैं कि 6,000 BC तक भी चला।
इस समय के इंसानों का दिमाग थोड़ा सा डेवलप हो चुका था, पत्थर से शिफ्ट हो गए थे लकड़ी पर। पहले पत्थर के औजार बनाया करते थे और अब लकड़ी के औजार बनाया करते हैं। ये नहीं कि पत्थर का इस्तेमाल करना छोड़ दिए थे, पत्थर का भी इस्तेमाल करते थे, पर लकड़ी का इस्तेमाल अब ज़्यादा करने लग गए थे। वुडन बॉज एंड एरोस बनाया करते थे। वुडन बॉज एंड एरोस का मतलब तीर और धनुष बनाया करते थे लकड़ी के, जिससे कि वो फिशेस को हंट कर सके, मतलब मछलियाँ को मार सके, मछलियाँ पकड़ सके। और भी अलग अलग हथियार बनाया करते थे हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए। और इस समय के लोग आग का सही इस्तेमाल सीख चुके थे आग का सही इस्तेमाल। पहले शिकार करके कच्चा खाया करते थे और अब जानवरों का शिकार करके उसे पका कर खाने लग गए थे। और सोना चांदी पैसा वगैरह मुद्राएं वगैरह अभी भी नहीं आई थी और खेती वगैरह अभी भी नहीं हो रहा था, कृषि वगैरह अभी भी ये लोग करना नहीं सीखे थे और वैसे ही जंगलों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। घर वगैरह भी बनाना अभी तक इन्होंने नहीं सीखा था, घर वगैरह बनाना नहीं जानते थे। मिसोलिथिक एज के बाद आता है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज को हिंदी में नवपाषाण काल बोला जाता है और इसको न्यू स्टोन एज भी बोला जाता है। नियोलिथिक एज 8 या 7 हजार से लेकर 4 या 3000 बीसी तक चला था। ये भी पूरा कंफर्म नहीं है कि नियोलिथिक एज कितने से कितने बीसी तक चला था। इस समय के इंसानों का, इस समय के लोगों का माइंड, दिमाग बहुत हद तक डेवलप हो चुका था। इंसान यहाँ पर शिकार पर ही निर्भर नहीं था, इंसान यहाँ पर कृषि करना, खेती करना भी सीख चुका था। इस समय के लोगों ने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था, भेड़ बकरी गाय वगैरह पालना शुरू कर दिया था। इन लोगों को समझ आ गया था कि हम कृषि करके भोजन कर सकते हैं, भोजन प्राप्त कर सकते हैं और गाय वगैरह को पाल के हम दूध वगैरह निकाल सकते हैं, पी सकते हैं। और इन्होंने एक स्थान पे अपना अपना घर बनाना शुरू कर दिया था। पहले जंगलों में रहते थे, अलग अलग जगह पे जहाँ भोजन मिलता था वहाँ चले जाते थे, पर इस समय के लोगों ने गांव बसाना शुरू कर दिया था। सभी अपना अपना के लिए एक एक झोपड़ी तैयार कर लेते थे, एक एक घर बना लेते थे और घर हमेशा नदियों के किनारे बनाया करते थे। इन्हें पता चल गया था कि अगर नदिया के किनारे अगर हम घर बनाएंगे तो कृषि करने के लिए, कृषि की सिंचाई करने के लिए, खेती को सींचने के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ेगी, पीने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी और खाना बनाने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ेगी। और इन्होंने मिट्टी के बर्तन वगैरह, घड़े वगैरह, ग्लास वगैरह बनाना शुरू कर दिए थे और ये लोग खाना को स्टोर करना शुरू कर दिए थे। घर में खाना को एक जगह पे रख दिया करते थे और 2-3 दिन उसी को खाया करते थे। और भी कई सारे चीजें इन्होंने सीख चुका था। खेत को जोतते थे बैलों के द्वारा उस समय। और ये जो सारे चीजें हैं कि इतने हजार साल पहले लोग गाँव बसाना सीखे थे, घर वगैरह बनाना सीखे थे, खेती वगैरह करना सीखे थे। ये सारी चीज़ें हमें पाकिस्तान में जगह पड़ता है, एक ज़िला पड़ता है बलूचिस्तान, उसी ज़िले के अंदर एक गांव है मेहरगढ़। उसी मेहरगढ़ जगह से हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं, कुछ तत्व मिलते हैं और उसी से अंदाज़ा लगाया जाता है कि आज से इतने हजार साल पहले लोगों ने घर बनाना शुरू किया था, गाँव बसाना शुरू किया था। ये तीनों स्टेज पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज, प्री हिस्टोरिक एज में आता है। कई सारे हिस्ट्री के बुक्स में 4 स्टेज दिया हुआ रहता है, पर जो चौथा स्टेज होता है वो प्री हिस्टोरिक एज में नहीं आता है, वो अलग एक स्टेज है, अलग एक पीरियड है। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज स्टोन एज में आता है, प्री हिस्टोरिक एज में आता है। और चौथा स्टेज है कैल्कोलिथिक और कोपर एज। कैल्कोलिथिक एज को कोपर एज भी बोला जाता है क्योंकि इस समय के लोगों ने तांबे की खोज कर ली थी, कोपर की खोज कर ली थी, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। कैल्कोलिथिक एज को हिंदी में ताम्रपाषाण काल बोला जाता है। ताम्र का मतलब होता है तांबा, क्योंकि इस समय के लोगों ने तांबे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया था। तांबे के साथ ही साथ पत्थर और लकड़ी का भी इस्तेमाल होता था, पर तांबा का सबसे ज्यादा होना शुरू हो गया था और सबसे पहला धातु तांबा ही खोजा गया था। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि इंसानों ने सबसे पहले कौन सा धातु को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, तो आंसर हो जाएगा तांबा, कोपर। कैल्को का मतलब होता है कोपर प्लस स्टोन, मतलब तांबा और पत्थर। खोज करने पे कुछ कोपर्स के टूल्स मिले, उन्हें डिकोड करके पता लगाया गया कि यह कोपर के टूल्स कितने हजार साल पुरानी है और उसी से पता चला कैल्कोलिथिक एज के बारे में। 2 कुल्हाड़ियाँ मिली जो कि कोपर की थी, उन्हें डिकोड किया गया, उन पे रिसर्च किया गया और पता लगाया गया कि ये कोपर की कुल्हाड़ियाँ है और ये कितने हजार साल पुरानी है। टेक्निकली कहा जाता है कि कैल्कोलिथिक एज हड़प्पा सभ्यता से पहले आया था, पर एक्चुअली में हड़प्पा सभ्यता कैल्कोलिथिक एज से ओवरलैप्स था। मतलब कैल्कोलिथिक एज हड़प्पा सभ्यता से पहले आया था, परंतु हड़प्पा
सभ्यता और कैलकोलिथिक एज के इंसान लगभग सेम ही थे, लगभग सभी चीज़ें सेम ही थे, घर वगैरह सब सेम ही बना रखे थे। कैलकोलिथिक एज और हड़प्पा सभ्यता के लोग लगभग सेम तरीके से ही जीवन व्यतीत करते थे, सभी खाना वगैरह सेम ही, सब खेती वगैरह एक ही तरीके के उगाते थे। हड़प्पा सिविलाइजेशन हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। हड़प्पा सिविलाइजेशन ऐसा एक सिविलाइजेशन है जिससे सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा सवाल हड़प्पा सिविलाइजेशन से ही पूछे जाते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही पूछे जाते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन को ही इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन इंडस वैली, इंडस रिवर के किनारे बसा हुआ था। हड़प्पा सिविलाइजेशन को हिंदी में हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हिंदी में सिंधु घाटी की सभ्यता बोला जाता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। पार्ट 2 देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आप लोगों को पार्ट 2 का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग जल्दी से जल्दी देख पाओ। और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को देखा है और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में यहीं तक थे, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।